ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान ने एक तरीके से ठान लिया है कि बीजेपी के खिलाफ जो बात सही है उसमें बीजेपी के खिलाफ जाने में कोई बुराई नहीं है। और आपने कहा विभीषण जिस तरह से सच के साथ रहे, सत्य के साथ रहे और कह सकते हैं राम जी के साथ अगर खड़े हुए, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ये साबित करना चाहें कि भाई जो दलित भाई कह सकते हैं उनके जो समुदाय के भाई हैं, दलित समुदाय के उनके जो रामायण में जिस तरीके से विभीषण ने लंका ढहा दिया रावण की, जी हाँ, रावण की लंका को जलाने में या रावण को बर्बाद करने में किसी और का रोल नहीं, विभीषण का ही रोल था। और विभीषण की वजह से ही रावण की मौत होती है। और अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं। जिस तरीके से विभीषण ने रावण की लंका को जलाकर खाक कर दिया, आज उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान भी विभीषण बन गए और एनडीए को पूरी तरीके से बर्बाद करने में ही उनकी एक बड़ी रणनीति देखी जा रही है। तो क्या पीएम मोदी के हनुमान ही एनडीए को बर्बाद कर देंगे? ये हनुमान ही अब विभीषण बनकर पूरी एनडीए को चकनाचूर करने वाले हैं। और क्या अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की सत्ता पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा चेहरा, एक सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और चिराग पासवान कब हनुमान से विभीषण बन गए और कब वो एनडीए को बर्बाद करने में लग गए, इस बारे में बीजेपी को पता ही नहीं था। और बात तब पता चलती है जब कुछ ज़्यादा ही मुखर हो जाते हैं ये विभीषण। तो आखिरकार क्या वजह है कि जो पीएम मोदी की पूजा करते हैं, जो पीएम मोदी के साथ हमेशा कह रहे थे कि मैं जब तक पीएम मोदी के साथ तब तक रहूंगा जब तक मोदी जी सत्ता पर बने रहेंगे, अचानक उनका इतना मुखर स्वर देखने को मिलता है। 3 बड़े मुद्दे जिनमें लेटरल भर्ती है, जिनमें आरक्षण का मुद्दा है, विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली बात, इन तमाम मुद्दों पर घेरते चले गए और कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर गए। जी सर। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी बातें उठती हुई सामने आ रही कि क्या वो अपना एनडीए से नाता तोड़ने वाले हैं, क्या वो अलग होकर अब बीजेपी से कह सकते हैं कि राजनीति करते हुए नजर आने वाले हैं, और क्या उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिससे वो बीजेपी के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए राहुल जी, अगर हम बीजेपी की को लेकर बात करें तो बीजेपी लगातार 14 और 19 में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में है, लेकिन 2024 में आते आते उनका खेल बिगड़ गया और यहाँ पर देखिए 240 पे बीजेपी सिमट जाती है। अब सहयोगी जो दल हैं, चाहे वो टीडीपी है, चाहे वो जेडीयू है, चाहे वो कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है। क्योंकि अगर इसमें 2-3 पार्टियां भी इधर से उधर हो गई तो यहाँ पर बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चिराग पासवान का अगर आप अंदाज और रुख देखें, चुनावों से पहले आपको अगर याद हो, पीएम मोदी कह रहे थे कि मैं तू तड़ाक में चिराग पासवान से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं उनको बेटे की तरह मानता हूँ। और यही बात सुनकर चिराग पासवान उनके खड़े हो गए, उनके सामने हाथ जोड़ने लग गए। और इसी तर्ज पे एक और भी इसमें हम बात कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि जब चुनाव के लिए शुरुआत हो रही थी उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि क्या पशुपति पारस को सीटें मिलेंगी या चिराग पासवान को मिलेंगी, और बीजेपी ने वहाँ पर भी 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लगाव दिखाई दिया बीजेपी का, लेकिन वो लगाव मुझे ऐसा लगता है राहुल जी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि अभी मैं कुछ चीज़ों को देख रहा था और बहुत हद तक मैंने चिराग पासवान से जुड़ी जो कुछ खबरों को देखा, उसमें कुछ बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। पहला, उन्हें ये डर लग रहा है कि 2029 में एनडीए की तो सरकार नहीं बनेगी, और दूसरी एक सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह जो ये सियासी मौसम के वो वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं। तो क्या वाकई उन्हें
उन्हें लग रहा है कि अगर 2029 में एनडीए नहीं आती है तो उससे पहले विपक्षी पार्टियों के साथ मेलजोल बढ़ाया जाए, विपक्ष के साथ मिलकर कदम उठाया जाए। इन मुद्दों पर आपको क्या है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है चिराग पासवान को ज़रूर ये लग गया होगा कि भाई अगर उनकी पार्टी पाँचों की 5 सीट जीत सकती है तो बिल्कुल वो कोई बड़ा गेम भी कर सकते हैं। और देखिए अभी बिहार का इलेक्शन ओपन है, अभी साल भर का वक्त है, तो ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी जो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर दखल है, मजबूती है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हुई नजर आए। इसीलिए चिराग पासवान की जो आप देखें कि जो स्टेटमेंट भी दिखाई पड़ते हैं वो ऐसे नजर आते हैं कि वो सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी रणनीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए आपने सही कहा कि मौसम जो सियासी मौसम होता है उसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कुछ उनके पिता के बारे में भी कहा जाता था, रामविलास पासवान जी के बारे में, कि वो भी इसी तरह से राजनीतिक जो कह सकते हैं कि मौसम उसको पढ़ लिया करते थे, जान लिया करते थे। अब क्या उन्हीं की राह पर एक तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान चलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान उन जैसा बनना चाहते हैं? तो ऐसे में क्या बीजेपी से अलग होकर वो अपने आप को बनाए रखेंगे? क्योंकि आपने देखा कि 2020-22 के 21 के आसपास जब उनकी पार्टी को कह सकते हैं उनके ही चाचा ने एक तरीके से कैप्चर कर लिया, 6 में से 5 सांसद उनके पास चले गए, तो अब क्या फिर ऐसा खेल हो सकता है? क्योंकि अभी ये खबर उठकर सामने आ रही है कि बीजेपी से अगर उन्होंने बगावत की या बीजेपी से वो अलग अगर हुए तो यहाँ पर 5 में से 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान की अपनी मजबूरी भी है कि अगर उन्होंने बड़ी बगावत बीजेपी से की तो यहाँ पर उनकी पार्टी का भी बंटाधार हो सकता है, क्योंकि उनके जीजा जी और वो ही सिर्फ पार्टी में रह सकते हैं, अरुण भारती और चिराग पासवान। तो ये भी बात कही जा रही है कि अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो उनकी पार्टी पर भी एक बार फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। सर, थोड़ा सा रामायण के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा। हमने और आपने रामायण देखा भी है, उसके बारे में पढ़ा भी है। रामायण में एक कैरेक्टर है विभीषण, और विभीषण कोई और नहीं बल्कि रावण के ही अपने भाई थे। और ये दिखाया भी गया है और जो कि स्टोरी भी है कि विभीषण की वजह से ही लंका का दहन होता है, विभीषण की वजह से ही रावण का अंत होता है। तो क्या अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो जिस तरीके से पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन अब उनका जो रोल है वो विभीषण की तरह उनका दिखाई दे रहा है। तो क्या जिस तरीके से रामायण में विभीषण की वजह से रावण को बुरा झटका लगा या पूरी लंका दहन हो गई, तो क्या मौजूदा वक्त में चिराग पासवान अगर विभीषण बन गए तो एनडीए को बुरी तरीके से बर्बाद कर सकते? इसीलिए कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होती है और ये कहा जा रहा है कि भाई एनडीए से अगर चिराग पासवान को अलग नहीं रखा गया, बाहर नहीं किया गया, तो बहुत बड़ा झटका फिर एनडीए को लग जाएगा और सहयोगी पार्टियां भी फिर बगावत करके एनडीए को बर्बाद कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल, और आपको अगर याद हो तो जेडीयू जब एनडीए में शामिल हो रही थी उस वक्त भी चिराग पासवान ने कहा था कि भाई क्या जरूरत उनको लाने की, हम अकेले काफी हैं। उस समय उनका विरोध देखने को मिला। और देखिए एक के बाद एक जिस तरह से लगातार वो कह सकते हैं एनडीए सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि वो डर नहीं रहे, किसी से खौफजदा नहीं है, और जो बात उनको रखनी है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे भारत बंद का मुद्दा हो, चाहे वो लेटरल जो भर्तियां हैं उसका मुद्दा हो, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए जातिगत जनगणना की बात भी कहने के निकल कर सामने आ रही है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि चिराग पासवान ने एक तरीके से ठान लिया है कि बीजेपी के खिलाफ जो बात सही है उसमें बीजेपी के खिलाफ जाने में कोई बुराई नहीं है। और आपने कहा विभीषण जिस तरह से सच के साथ रहे, सत्य के साथ रहे और कह सकते हैं राम जी के साथ अगर खड़े हुए, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान ये साबित करना चाहें कि भाई जो दलित भाई कह सकते हैं उनके जो समुदाय के भाई हैं, दलित समुदाय के उनके जो लोग हैं, अगर उनके खिलाफ अगर बीजेपी कोई भी कदम उठाएगी तो सबसे पहले वो दलित समुदाय या यूं कहा जाए पासवान समुदाय के समक्ष जाकर खड़े हो जाएंगे। उनके साथ में उनका जो भी कह सकते हैं मांग है या जो भी उनकी एक तरह डिमांड है उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा बीते दिनों पासवान समुदाय के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हो जाती है, उसको लेकर भी उनके चाचा और वो गुस्सा भी होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि अगर उनको लगा कि ये खराब है तो वो खड़े होते हुए बीजेपी के खिलाफ जरूर नजर आएंगे।
सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये एक अच्छी बात है कि आप दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं, आप पिछड़े समाज के मुद्दों को उठा रहे हैं, आप देश में जो गरीब हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन आपको इतना बड़ा अंदाज़ा लग गया या आप ने पहले से ही इतनी बड़ी जो है भविष्यवाणी कर ली कि भैया 2029 में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं अगर विपक्षियों के साथ हाथ ना मिलाया जाए तो बहुत बड़ा संकट फिर उन्हें आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा। ये किस तरीके से चिराग सोच रहे हैं? जाहिर बात है कि हर आदमी अपने लिए कहीं ना कहीं भविष्य के बारे में सोचता ज़रूर है, और यहाँ पर 2040 जैसे बीजेपी सिमटी है, उसके बाद अब ये शायद लग रहा होगा चिराग पासवान को भी कि अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई या इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ और जिस तरह से कह सकते हैं कि अच्छी खासी सीटें उन्होंने हासिल की, और आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार राहुल गांधी ललकार लगातार लगा रहे हैं, लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है 2029 का जब चुनाव होगा तो वहाँ पर, क्योंकि पीएम मोदी 3 बार तक पीएम बन चुके होंगे, क्या चौथी बार भी उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? अगर कोई नया नाम आता है तो क्या उसके नाम पर लोग जाएंगे? ऐसे कई सारे मुद्दे होंगे जो कहने के अभी से चिराग पासवान के दिमाग में चलते हुए नजर आ रहे होंगे। और देखिए कई दल ऐसे होते हैं जो सही मौके की तलाश में रहते हैं। रामदास अठावले जो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी पार्टी है, वो भी ये बात कहते हुए नजर आए थे बीते दिनों जब संसद में कि उनको पता था हवा का रुख किस तरफ का है, उनको पता था कि यूपीए सरकार जाने वाली है, बीजेपी सरकार आने वाली है, इसीलिए वो बीजेपी में जाकर कह सकते हैं गठबंधन में शामिल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही मौके की तलाश में रहते हैं। और देखिए राजनीति जो है वो मौके का ही खेल है। जब भी सही वक्त पे सही मौके पे आपको कोई कह सकते हैं फैसला करते हैं वो जो आपके हक में हो, और वो उस समय अगर कह सकते हैं आप अगर उसको लागू कर देते हैं या उनके साथ मिलकर अपने आप को उसमें शामिल कर लेते हैं तो उसका फायदा होता हुआ नजर आता है। और यही लग रहा है चिराग पासवान को भी कि अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर बीजेपी कमजोर हुई या यूं कहा जाए एनडीए गठबंधन अगर कमजोर हुआ तो अपने आप को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन में भी लेके जाना चाहेंगे कि चलिए यहाँ ना सही तो वहाँ पर अपने आप को मजबूत करते हैं और सत्ता में कहीं ना कहीं बने रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए बाकायदा सर हमारे साथ जब जुड़े थे तो उन्होंने कई ऐसी बारीकी बात जो समझाई दर्शकों को, वो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से देखिए एक वक्त में रामदास अठावले सर है ना, बिल्कुल रामदास अठावले ने बिल्कुल एक बड़ा फैसला लिया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान अगर 2029 से पहले इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो क्या वाकई एक बड़ा संदेश चिराग पासवान की तरफ से दिया जा रहा है विपक्षियों के साथ मिलने को लेकर? क्या वो भी इंडी गठबंधन का एक हिस्सा बन सकते हैं? और क्या जिस तरीके से रामायण का मैं थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ, विभीषण की वजह से रावण को बड़ा झटका लगा था, क्या अब यहाँ पर हनुमान जी जो बने हैं चिराग पासवान, उनकी वजह से एनडीए को झटका लगेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।